नमस्कार साथियों, पिछली कक्षा में आपने देवदासन बनाम भारत संघ के वाद तक संविधान के प्रमुख वादों में पढ़ा था। आज उससे आगे लेके चलते हैं कि कौन कौन से अन्य प्रमुख वाद हैं जिनसे ज़्यादा जानकारी नहीं लेकिन बेसिक बात उनके बारे में पता हो कि कौन सा प्रमुख बात, उसमें कौन सी प्रमुख विधि कही गई जिसके आधार पर हमारे प्रश्न बनते हैं। तो आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को, पिछली कक्षा में देवदासन का वाद तक आया था, आपने कुछ वाद आपने पढ़े थे, उससे आगे के देखते हैं क्या क्या हैं। पीयूसीएल बनाम भारत संघ का वाद आया, पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2004 का। पीयूसीएल वर्सेस भारत संघ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वादों में यह भी है, पीयूसीएल बनाम भारत संघ। ठीक है, ये 2004 में आया और मूल अधिकारों की व्याख्या करते हुए यह बताया गया कि मतदाता को, इस वाद में आपसे स्पेशली बताया गया, मतदाता को जानने का, किसके बारे में, जो इनके यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो भी जनता के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो वोट देने से पहले उनके बारे में जानने के लिए जानने का अधिकार है। ठीक है, अपने प्रत्याशियों के बारे में जानने का अधिकार, ये एक मूल अधिकार बताया गया पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2004 के बाद में। इसके बाद आता है इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 का मामला। इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 का मामला। इमैनुअल वर्सेस भारत संघ 1986 का वाद आया। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट वादों में यह भी है। इसमें एक विशेष प्रश्न उठा, ठीक है, इसका नाम भी उसी प्रकार, दूसरा नाम भी बुलाया जाता है, राष्ट्रगान का मामला। इस वाद को राष्ट्रगान के मामले के रूप में भी जाना जाता है। इस वाद में प्रश्न ये उठा कि राष्ट्रगान गाना क्या जरूरी है या राष्ट्रगान को सम्मान देना भी पर्याप्त है। तो इमैनुअल बनाम भारत संघ में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, स्टूडेंट, छात्र राष्ट्रगान नहीं गाता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बोलना ना बोलना ये उसका मूल अधिकार है, लेकिन राष्ट्रगान का मामला है, यदि वो पर्याप्त सम्मान दे रहा है तो आप राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। सम्मान देना यह आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रगान को गाना भी साथ में यह आवश्यक नहीं है। यह मजबूर किया जाना कि गाना गाए, राष्ट्रगान को गाए, ये मूल अधिकारों के विरुद्ध है। राष्ट्रगान के वाद के रूप में भी जाना जाता है, यानी राष्ट्रगान को सम्मान अगर दिया जा रहा है तो पर्याप्त है। सम्मान देना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, मूल कर्तव्य भी है, इसलिए सम्मान यदि दिया जा रहा है तो गाने के लिए बाध्य न किया जाए। इमैनुअल बनाम भारत संघ 1986 का वाद। इसके बाद आता है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004 का वाद। ठीक है, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल का वाद 2004 में आया। 2004 में आया। अब 2004 में पुनः राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रध्वज का मामला भी प्रश्न में आया। क्या सभी व्यक्तियों को राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार है? सरकारी संस्थाओं पर तो राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, क्या निजी प्रतिष्ठानों में, घरों में निजी तौर पर हमें राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार है? हमारे जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस दौरान आप जानते हैं कि राष्ट्रध्वज फहरा करके हम अपने देश का सम्मान करते हैं, अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं। तो क्या यह सरकारी स्तर पर ही, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं या अदर चीज़ें हैं, वहीं पर हो सकता है, सरकारी अधिकारी द्वारा ही फहराया जा सकता है, या निजी तौर पर भी हमें राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार है? तो नवीन जिंदल के बाद में कहा गया कि अपने निजी संस्थान या मकान पर भी, ठीक है, निजी संस्थान एवं मकान पर भी
राष्ट्रध्वज फहराया जा सकता है। राष्ट्रध्वज आप फहरा सकते हैं, राष्ट्रध्वज फहराना आपका मूल अधिकार है, लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ी गई कि राष्ट्रध्वज की इस प्रकार से ना फहराया जाए जो इसका मैनुअल बनाया गया है इसके सम्मान के लिए, उसका उल्लंघन ना किया जाए। राष्ट्रध्वज के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य ना किया जाए। राष्ट्रध्वज फहराने का आपको अधिकार है, लेकिन राष्ट्रध्वज के सम्मान के विरुद्ध आप उसको गंदे स्थान पर न रखिए। उसको फहराने का, उतारने का एक तरीका है। दिन में फहराइए, रात के समय उतार लीजिए, सायंकाल को उतार लीजिए। ये जो फ्लैग कोड बनाया गया उसके तहत रहते हुए निजी स्थानों, संस्थानों पर भी आपको राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार है। ठीक है, यानी अंडर फ्लैग कोड जो भी हमारे झंडे के सम्मान के लिए नियम बनाए गए हैं उस नियमों के तहत आप फहरा सकते हैं। ठीक है, अगला वाद आता है आपका सोदन सिंह बनाम दिल्ली म्युनिसिपल कमीशन। अब यहां पर 1989 में वाद आया। सोदन सिंह वर्सेस दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन। ठीक है, सोदन सिंह बनाम दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन का वाद आता है, 1989 में आता है। इसमें एक गंभीर प्रश्न पर विचार किया गया, क्या फुटपाथ पर जो लोग अपना व्यापार आदि कर रहे हैं, अपनी दुकानें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, तो क्या उन्हें मूल अधिकार प्राप्त है? तो इसमें कहा गया हाँ। क्या कहा गया? फुटपाथ पर व्यापार करना मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। ठीक, सरकार जबरन नहीं हटा सकती, लेकिन अनुच्छेद 19 में टर्म एंड कंडीशन स्वतंत्रताओं पर स्पष्ट दिए हुए हैं। आपके कोई भी मूल अधिकार हो, उनका प्रयोग आप इस प्रकार नहीं कर सकते हैं कि किसी अन्य के मूल अधिकार में कोई हस्तक्षेप हो। आप फुटपाथ पर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन लोक स्थान, लोक मार्गों को ऐसा अवरुद्ध कर दीजिए कि आने जाने में लोगों को समस्या हो, आना जाना दूभर हो जाए। ठीक है, तमाम टर्म एंड कंडीशन है। अनुच्छेद 19(2) में जो बातें लिखी हैं कि लोक व्यवस्था के विरुद्ध ना हो, सदाचार के विरुद्ध ना हो, लोगों को, दूसरे लोगों के जो मूल अधिकार हैं उनमें कोई हस्तक्षेप ना हो, तो उन शर्तों के अधीन रहते हुए फुटपाथ पर व्यापार करना आपका मूल अधिकार है। सोदन सिंह बनाम दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन 1989 में कहा गया। इसके बाद व्यापार से ही संबंधित एक और प्रश्न आता है, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 का आता है। ओम प्रकाश वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ओम प्रकाश वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2004 का वाद आता है। और यहां पर क्या किया गया? ऋषिकेश हरिद्वार नाम का स्थान है, आप जानते ही हैं। ऋषिकेश में मांस, मदिरा, अंडा आदि के व्यापार पर अगर प्रतिबंध लगाया गया है तो क्या वह प्रतिबंध है या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है? ठीक है, तो ऋषिकेश में मांस, मदिरा, अंडा आदि के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इस आधार पर कि यह धार्मिक नगरी है, लोग एक धार्मिक आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं। उस समय, जिस समय वो आस्था में है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी तामसिक चीज उनके सामने ना पड़े, उसका व्यापार ना हो रहा हो कि उनकी आस्था को ठेस पहुंचे। तो माना गया कि यह जो प्रतिबंध लगाया गया है वो युक्त प्रतिबंध है। ठीक है, ऋषिकेश की सीमा में
अंडा, मांस, मदिरा आदि के व्यापार पर प्रतिबंध। ये कैसा प्रतिबंध है? युक्त युक्त प्रतिबंध माना गया। इसको युक्त युक्त प्रतिबंध माना गया। तो युक्त युक्त प्रतिबंध माना गया, यानी कि भाग 3 के मूल अधिकारों का यह शर्त, यह नियम उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि यहां पर बहुसंख्यक हित यही बनता है कि लोग श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, उनकी श्रद्धा से खिलवाड़ ना हो, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है। सामान्य कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आपके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो उस आधार पर यह बात मानी गई कि ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कि ऋषिकेश, हरिद्वार या इस तरीके से जो हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, यदि वहां पर मांस, मदिरा, अंडा आदि के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह एक युक्तियुक्त प्रतिबंध है, संविधान के मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। इसलिए इस प्रतिबंध को मान्यता प्रदान की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, यानी कि सीधे आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस वाद में, ठीक है, अंडे के व्यापार पर, मांस मदिरा के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, उस प्रतिबंध को मान्यता दी गई और युक्तियुक्त प्रतिबंध माना गया। तो आप बताएंगे ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में। इसको दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है, केसला ना लिखे, सीधे यह बात पूछ ले कि किसी भी धार्मिक पर्यटन स्थल पर यदि इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो क्या वह मान्य प्रतिबंध होगा या अमान्य प्रतिबंध होगा? तो उत्तर है मान्य प्रतिबंध है, संविधान के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। तो सिंपल से ये केसेज हैं, अगले वाद की ओर बढ़ते हैं। अगला वाद आया, मेनका गांधी का वाद आया। मेनका गांधी के वाद में बड़े स्तर पर चर्चा की गई है मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है, उसके कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का वाद है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का वाद है। ठीक, इस वाद में गंभीरता से जब चर्चा की गई, अनुच्छेद 14, 19, 21 सभी की चर्चा की गई। मूल अधिकारों की वैल्यू क्या है यह बात बताया गया। बहुत सी दिशाओं में चर्चा हुई। उसके प्रमुख बिंदु क्या है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई, यहाँ पर नैसर्गिक न्याय को एक नया आयाम दिया गया। यहाँ नैसर्गिक न्याय को एक नया आयाम दिया गया। ठीक, जो नेचुरल जस्टिस है आपका, इसके नए तरीके की व्याख्या की गई। भारतीय परिवेश में, भारतीय सरकमस्टांसेज में इसकी व्याख्या की गई कि कितना आवश्यक है कि समय के साथ हम आगे बढ़ते रहें। बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर कमियां थीं, बहुत सी चीज़ें दूसरों की वजह से कमियां थीं। उन कमियों को दूर करते हुए जो नैसर्गिक न्याय के अपने नियम थे उनको और वैल्यू प्रदान की गई और गंभीर बनाया गया। और उसके लिए एक सिंपल सी बात, बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं, एक सामान्य सी बात जो प्रश्नों में आती है, वो क्या कहा गया? वो कहा गया कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि, ठीक है, बहुत लंबा स्टेटमेंट है, क्या कहा गया इसके लिए? प्राण का अधिकार, इसके बारे में केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं। फिर कैसे है? प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, फिर कैसे है? गरिमा पूर्ण जीवन। ठीक है, यानी कि जो हमारा मानव जीवन है, खाली मानव जीवन के रूप में सांस लेते हुए ही ना चले, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का
अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण का मतलब क्या है कि जब तक आपको स्वतंत्रता पर्याप्त न दी गई हो, जितनी आवश्यकता हो, आपको यह जब तक न महसूस हो कि हम मानव हैं, तो मानव होने के नाते हमारी क्या अधिकार हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार जब तक न जीने दिया जाए, तब तक इस प्राण के अधिकार की कोई वैल्यू नहीं है। हमें वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें मानसिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें शारीरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें बौद्धिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारे आस्था की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर एक ओर से आपको शारीरिक, मानसिक, भौतिक, ठीक है, हर प्रकार की, आध्यात्मिक, वैचारिक, हर प्रकार की, यानी कि अगर गरिमापूर्ण जीवन को बताना हो तो हम क्या बताएंगे, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वैचारिक आदि, जब ये स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त होंगी तब हमारा जीवन गरिमापूर्ण जीवन बनेगा। इसके साथ हमें जीने का अधिकार है, मात्र सांस लेते हुए जीने का अधिकार नहीं है। ये गंभीरतम बात थी। भारत के पूरे जुडिशियल सिस्टम को एक नई व्याख्या के अनुसार नई दिशा दी गई कि लोगों के ऐसे अधिकारों को जब मेंटेन किया जाएगा, गरिमापूर्ण जीवन जब मेंटेन होगा, यह जिम्मेदारी जो विधायिका को दी गई, यह जिम्मेदारी जो जुडिशरी ने उठाई, तब जाकर के कहीं अनुच्छेद 21 के लक्ष्य पूरे होंगे, अनुच्छेद 19 के लक्ष्य पूरे होंगे। यानी स्वतंत्रता कह देने मात्र से नहीं है, जबकि स्वतंत्रता किस प्रकार दी जाए, इस प्रकार दी जाए कि उसका भौतिक अस्तित्व ही नहीं, एक्सटर्नल, इंटरनल, सभी प्रकार से, मानसिक तौर पर हर प्रकार से वो जी सके, उसकी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। बस शर्त यही है कि दूसरे की स्वतंत्रता में अवरोध न उत्पन्न हो। तब आप जब फ्री होकर कार्य करेंगे, फ्री होकर सोचेंगे, तब आपका जीवन गरिमापूर्ण जीवन होगा। यह मान्यता दी गई, यह व्याख्या की गई मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में। और यह कैसे प्राप्त होगा, यह कैसे प्राप्त होगा, तो अनुच्छेद 21 में एक शब्द लिखा है, न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया कैसी अपनाई जाए ताकि जीवन को गरिमापूर्ण जीवन बनाया जा सके। तो न्यायिक प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, न्यायपूर्ण, ऋजुपूर्ण और न्यायपूर्ण, ऋजुपूर्ण और युक्त युक्त, न्यायपूर्ण, ऋजुपूर्ण और युक्त युक्त प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, तभी हम मानव गरिमा को बना सकते हैं। यानी कि जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर को जब न्यायालय अपनाएंगे, तब मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुरक्षा हो सकेगी। और यही अंतर्निहित है अनुच्छेद 21 में। यानी कि मूल अधिकारों का जो पूरा पर्पज है, मानव जीवन को गरिमापूर्ण जीवन बनाना है, इसलिए मूल अधिकार भाग 3 में संरक्षित किए गए हैं। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। और इसी मामले का एक फैक्ट है जिसको बड़ी स्पष्ट तौर पर कहा गया, और वो था क्या, विदेश भ्रमण का अधिकार। आपका प्रश्न आया हुआ है कि विदेश भ्रमण का अधिकार किस वाद में मूल अधिकार घोषित किया गया। विदेश भ्रमण का अधिकार मूल अधिकार घोषित किया गया, ठीक है। यानी कि आप विदेश भ्रमण के लिए पासपोर्ट, आप जानते हैं पासपोर्ट शब्द, बिना पासपोर्ट के हम विदेश नहीं जा सकते हैं। विदेशों में यही हमारी पहचान होती है, भारतीयता की पहचान होती है। तो पासपोर्ट को जब्त करके विदेश भ्रमण को अगर गैर युक्त कारण से रोका जाता है,
तो यह मूल अधिकारों का उल्लंघन है। हर एक नागरिक को विदेश जाने का भी मूल अधिकार है। आप गैर युक्त तरीके से, गैर रिजपूर्ण तरीके से किसी का पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का वाद है। इसमें इतनी बातें कही गई, सारी बातें आपसे पूछी हुई हैं। अगला वाद है ओलिगा तेलिश। ओलिगा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कारपोरेशन 1986 का वाद है। इसमें क्या कहा गया? जीविकोपार्जन के अधिकार को, जीविकोपार्जन का अधिकार मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, यह बात कहा गया। यानी हर व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन का मूल अधिकार प्राप्त है, जीविकोपार्जन के लिए कार्य करने का मूल अधिकार प्राप्त है, इसे किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 का। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 का। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। यानी कि सर्वप्रथम किस वाद में घोषित ये मूल अधिकार है? घोषित कब किया गया? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के बाद में घोषित किया गया कि शिक्षा पाने का अधिकार मूल अधिकार है सभी का, सभी नागरिकों का। और इसी बात को आगे भी बढ़ाया गया नए केस में यूनी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 में, उसमें भी यह बात दोहराई गई। यूनी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 1993। यूनी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में भी शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। यानी कि मोहिनी जैन में भी माना गया, यूनी कृष्णन में भी माना गया। दोनों बात पूछे हुए हैं कि किस वाद में माना गया। इंडिविजुअल पूछेगा तो मोहिनी जैन भी आपको चुनना पड़ेगा, इंडिविजुअल पूछेगा यूनी कृष्णन का वाद भी चुनना पड़ेगा। दोनों वादों में मूल शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। और जब शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना, उसी दौरान फिर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की भी चर्चा आई। और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपका TMA फाउंडेशन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 का। TMA फाउंडेशन बनाम TMA फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 का वाद है। ठीक है, 2003 का वाद है। इस वाद में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की जो स्थापना होती है तो मूल अधिकारों में शामिल है। आप अतिरिक्त हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं, ठीक है, प्रश्न जो पूछता है वो यही पूछता है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने संबंधी कौन सा वाद है? TMA फाउंडेशन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 का वाद है। अगली बात, एक नई दिशा आई, नई नई चर्चाएं हुई। जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार शामिल है? इस प्रश्न पर एक विशद चर्चा हुई। भारतीय दंड संहिता की एक धारा है जिसमें आत्महत्या के प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है। अब यह बात उठी कि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, यदि वो बच जाता है तो उसे सजा दी जाती है, उसे एक अपराध माना जाता है। तो ये दुखी पीड़ित जो व्यक्ति हैं
क्या क्या इनको सजा देकर और पीड़ित किया जाए? यह धारा संविधान का उल्लंघन करती है या नहीं करती है, इस बात को लेकर विशद चर्चा हुई। इस मामले में दो बातें हैं, दो केस हैं। पहला केस कहता है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी है, इसलिए आत्महत्या का प्रयत्न करने वाले को सजा नहीं दी जाएगी और भारतीय दंड संहिता की धारा 309 शून्य घोषित की जाती है। लेकिन तुरंत बाद एक और केस आया, वहां पर कहा गया कि नहीं, आत्महत्या का प्रयत्न करना भी एक अपराध है, क्योंकि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये जीवन जीने के लिए दिया गया है, गरिमापूर्ण तरीके से आप जिए, अपने अधिकारों का उपभोग करिए, क्योंकि यदि आप अपने जीवन का अंत करते हैं आत्महत्या के माध्यम से, तो आप अपने तमाम लोगों पर ऐसा प्रभाव डालते हैं, यानी कि लोक व्यवस्था के विरुद्ध प्रभाव डालते हैं, और ऐसा अपराध माफी योग्य नहीं है। इसलिए धारा 309 संवैधानिक है, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि आत्महत्या जैसे जो कार्य होते हैं सिर्फ आप पर प्रभाव नहीं डालते हैं, बल्कि समाज के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं, दुष्प्रभाव डालते हैं। इसलिए आप अपने जीवन का अंत आत्महत्या के माध्यम से करके दूसरों के जीवन पर, दूसरों के विचारों पर दुष्प्रभाव डालने का कोई अधिकार नहीं रखते। इसलिए जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। कौन से वो दो वाद हैं? तो पहला वाद है पी रतिनाम बनाम भारत संघ 1994 का। पी रतिनाम बनाम भारत संघ 1994। पी रतिनाम वर्सेस भारत संघ 1994 का वाद है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया जीने के अधिकार में, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। इसलिए क्या होगा? धारा 309 आईपीसी शून्य होगी। इस धारा में आत्महत्या के प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है, यानी आत्महत्या पूर्ण नहीं हुई, बच गया वह व्यक्ति, तो उसे अपराध घोषित करके सजा देने की बात कही गई है। ठीक है, इसलिए इस धारा को शून्य घोषित कर दिया गया। लेकिन वहीं दूसरा वाद आपका आता है। दूसरे वाद में कहा गया नहीं, ये निर्णय तो उलटना पड़ेगा, ये निर्णय उचित नहीं हुआ है, ये तो गड़बड़ हो गई। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल होगा तब तो फिर ये नैतिक तौर पर भी बुरा है, सामाजिक तौर पर भी बुरा है, और ऐसी बात को हम कैसे मान्यता दे सकते हैं? ठीक है, क्योंकि उसका जीवन सिर्फ उसका जीवन नहीं है, उसका जीना मरना और लोगों पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। और दूसरा केस रहा ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 का। इस वाद में ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य 1996 का वाद है। इस वाद में कहा गया जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। मरने का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि आप दूसरे के जीवन, ठीक है, दूसरे के जीवन पर भी दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। इसलिए आप मरने की बात मत करिए, मरने की बात ना करिए, और ऐसा जीजिए जीवन का जो पहलू आपको गरिमापूर्ण बनाता हो, उस पहलू की बात की गई है, नष्ट करने की बात नहीं की गई। और धारा 309 को आईपीसी विधिमान्य माना, संविधान के अनुरूप माना गया कि ठीक है, सजा दी जा रही है, सजा देना चाहिए। जो अपराध करेगा, चाहे पूर्ण करे चाहे अपूर्ण करे, उसे सजा देनी चाहिए। तो इस मामले में
309 को पुनः वैलिड घोषित कर दिया गया, संविधान संगत घोषित कर दिया गया और आज भी धारा 309 आईपीसी की मेंटेन है। उसी तरीके से यदि आप आत्महत्या जैसा कोई अपराध करते हैं, उसका प्रयत्न करते हैं, तो आपको दंडित किया जाएगा। इस कक्षा में भी आपने कुछ केस लॉज के बारे में जाना जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस तरीके से कौन से स्टेटमेंट, विशेष स्टेटमेंट कहे गए हैं जिनको डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। इस क्लास का यह उद्देश्य नहीं है कि केसों के बारे में डिटेल जाना जाए, वो इंडिविजुअल आपके केस के अकॉर्डिंग अलग क्लासेज रहेंगी, अलग आपकी वीडियोस आपको प्राप्त होंगी। इस क्लास का जो उद्देश्य है, एक प्रश्न के हिसाब से उद्देश्य है कि सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि यह बात किसमें कही गई, यह मूल अधिकार किसमें घोषित किया गया, या यह वाद किससे संबंधित है, जिसके बारे में सामान्य तौर पर हमारी जो जानकारी होनी चाहिए वो आपको एक साथ मिल रही है। 2 वीडियो में मिल चुकी है। अगला इसका जो वीडियो होगा वो अंतिम वीडियो होगा। बचे हुए केसेस, जो प्रमुख केसेज हैं जो डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई कमियां हो उनको बताइए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और इसी के साथ आपको धन्यवाद।